नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। अतिथि विद्वान को लेकर के ये तीसरी रिपोर्ट होगी, लेकिन ये रिपोर्ट ग्राउंड से नहीं ऑफिस से है, लेकिन इसके बहुत आधार हैं। वो आधार है डॉक्यूमेंट्स। अभी तक सरकार ने क्या कहा है, शिक्षकों ने क्या कहा है, कोर्ट के क्या इस पे आदेश हैं और किस तरह की इसकी पास की प्रक्रियाएं रही हैं और किस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना है। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि प्रदेश से करीब 27-28 की संख्या में लोगों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया। वो सभी लोग आज सड़क के किनारे धरना देने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन या कोई नेता उनसे बात करने नहीं जा रहा है। वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं, हमारे संपर्क में हैं। हम उनसे बात किए और जानकारी लेना चाहा कि असल में ये प्रक्रिया क्यों टाली जा रही है और क्यों सरकार इस पे जो है एक तरह का बहाना बना रही है, बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रही है, क्यों कोई जवाबदेही नहीं फिक्स कर रहा है। तो हमने दिलचस्पी दिखाई कि इसका इतिहास जानने में, इसके पूरे प्रक्रिया को समझने में, इतिहास में इसकी क्या प्रक्रिया रही है, कब ये शुरू की गई और इसके अलग अलग क्या क्या लेयर्स हैं जिसको आप तक पहुंचाया जाए। आप भी इस प्रक्रिया को समझें। आप ये समझें कि भारत में शिक्षा पद्धति तो दूर, लेकिन शिक्षा नियुक्ति की जो पद्धति है, वो जो प्रक्रिया है, वो एक प्रदेश मध्य प्रदेश में ही नहीं लेकिन पूरे भारत में उसकी स्थिति बद से बदतर है। प्रक्रियाओं को सरकारें और तरह तरह के नेता जब सरकारें बदलती हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं और उसमें बहुत भ्रष्टाचार के बहुत बड़े लूप होल्स हो जाते हैं, बहुत बड़े लूप होल्स खुल जाते हैं। जो बेंचमार्क, जो मापदंड पहले की सरकारों में होता है, अचानक नई सरकार बनने से वही मापदंड बदल जाते हैं। या यूं कहें कि जो प्रतिपक्ष कभी सत्ता में आने से पहले जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेर रहा होता है, वही सत्ता में आने के बाद उन मुद्दों को इस तरह से भूल जाता है। उसमें स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। आज हम भले ही अपने मीडिया में और तमाम प्लेटफॉर्म पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को एड्रेस करना छोड़ दिए हों। ये ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार अब भारत में कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, कहीं कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन भ्रष्टाचार है और इस पे भी उतना ही गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 20-25 दिनों से 27-28 शिक्षक जो हैं वो अपने मांग को लेकर, उनमें से कुछ उनके प्रतिनिधि जो है वो धरने पर हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अतिथि विद्वान की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। इसकी प्रक्रिया तो दरअसल 1994 से शुरू हुई थी, लेकिन अलग अलग नामों से इसको अलग अलग सालों में अलग अलग नामों से जाना गया। अतिथि विद्वान जो शब्द दिया गया वो 2003 में दिया गया, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इसको स्वीकारा और उनको कहा कि मैं आपको नौकरी दूंगा अतिथि विद्वान के नाम से। इसमें प्रक्रिया ये थी कि पहले किसी भी अतिथि विद्वान को जो मैनुअल प्रक्रिया होती है उसके तहत जाना होता था, उसको फॉर्म भरना होता था, चॉइस फिल करना होता था। पहले यानी कि 2003 से लेकर के 2007 तक ये प्रक्रिया ऐसे थी जिसमें 89 दिनों के लिए उनको लिया जाता था, यानी कि एक शैक्षणिक सत्र में 89 दिन के लिए उनको लिया जाता था। उनकी प्रक्रिया जो शुरू होती थी, जो ज्वाइनिंग तरह से कह सकते हैं, जुलाई में होती थी और फरवरी में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। उसके बाद फिर से एडी के रैंक के हवाले से एक विज्ञापन जारी होता था पूरे प्रदेश में एडी के हवाले से, और उस विज्ञापन के जारी होने के बाद ये सभी लोग शिक्षक या जो लोग इसमें इच्छुक होते हैं वो लोग अपनी फॉर्म भरते थे। एडी के यहाँ से क्या जारी होता था, क्या नोटिफिकेशन जारी होता है, इसको समझ लीजिए। एडी पूरे अपने जिले में या कम से कम ये उस तरह से समझे कि पूरे प्रदेश में अलग अलग स्तर के कॉलेजों में जिन जिन सीटों विषय के सीट खाली होते थे, जिन पे टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होते थे, उनकी एक लिस्ट जारी होती थी कि भाई इस सब्जेक्ट की इतनी इतनी सीटें इस कॉलेज में खाली है। उसके बाद जो शिक्षकगण होते थे वो अपनी ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत, मैनुअल प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरने के बाद उनकी मेरिट के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता था। शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो उनको जितने भी कॉलेज होते थे, जिस भी विषय में वो जानना चाहते हैं, वो जिस कॉलेज में सीट खाली होती थी उसके लिए वो चॉइस भरते थे कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहूँगा, और इसके लिए वो 10 कॉलेज को चॉइस में रखते थे, ऊपर से लेके 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक हायरार्की वाइज, जिसमें उनको ज़्यादा सुटेबल होता था। और उसके बाद क्या होता था कि मेरिट के आधार पर उनकी चयन तो हो जाती थी। उसके बाद विश्वविद्यालय में या जो है महाविद्यालय में जाते थे, जहाँ पर प्रिंसिपल के समक्ष उनका फिर से रीवेरिफिकेशन होता था। रीवेरिफिकेशन में क्या होता था, उनसे लिखवाया जाता था कि आप किसी आपराधिक मामले में लिप्त तो नहीं है, या आप कहीं शिक्षण कार्य में कार्यरत तो नहीं है, या कभी आगे होंगे भी नहीं। इसको भी लिखवाया जाता था कि कहीं आप ना तो पढ़ा सकते हैं, ना प्राइवेट में कहीं पढ़ा सकते हैं, ना कहीं शासकीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, ना कोई निजी काम कर सकते हैं। तो इस तरह का एक बॉन्ड साइन, जो कॉर्पोरेट की भाषा में कहा जाए, तो एक बॉन्ड साइन करा लिया जाता था कि जो हमारे यहाँ आप 89 दिन के लिए शिक्षक के रूप में कार्यरत होंगे, उन 89 दिनों तक या उस पूरे शैक्षणिक
साल में आप कहीं और कुछ नहीं कर सकते, यानी आप पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। सिस्टम ने आपको नौकरी तो दी 89 दिन के लिए, लेकिन उस 89 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 साल के लिए आपको ब्लॉक कर दिया गया। एक शिक्षक के तौर पे उसकी कोई आय का स्रोत नहीं है, उसकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी बचती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक विकल्प होता है, वो होता है कहीं पर भी वो एक एडहॉक के शिक्षक के तौर पे पढ़ाता रहे, वो भी 89 दिन के लिए। लेकिन ये प्रक्रिया 2007 तक चलती है। 2007 में क्या होता है कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अलावा कई सारे प्रदेश में यूजीसी के गाइडलाइन के तहत सेमेस्टर व्यवस्था ला दी जाती है। सेमेस्टर व्यवस्था में क्या होता है कि सत्र आपको पता है कि मई में खत्म होता है, जून तक एग्जाम होता है। तो इन लोगों का जो 89 दिन की प्रक्रिया थी इसको बढ़ा करके पूरा जुलाई से लेकर जून तक कर दिया गया, यानी कि अब ये लोग फरवरी में नहीं निकाले जाते थे बल्कि जुलाई से लेकर के जून तक काम करते थे। जून में परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने से ठीक पहले इनको बाहर का रास्ता, उसके 1 हफ्ते पहले 1-2 दिन पहले कहीं कहीं इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। उसके बाद फिर से वो लोग उसी प्रक्रिया के तहत जाते थे, फिर से एडी रिसर्च करता था कि कौन से कॉलेज में कौन सी सीट पे कितने शिक्षक की आवश्यकता है, पूरे प्रदेश में इस तरह से रिसर्च किया जाता था। उसके बाद विज्ञापन जारी होता था, ये लोग फिर से अपना फॉर्म भरते थे, मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट होते थे, उसके बाद ये लोग चॉइस फिलिंग करते थे, फिर पढ़ाने जाते थे। तो कई सालों से प्रक्रिया चलती आ रही है, यानी कि रेगुलर नहीं है। एक तरह के ऐसे शिक्षक हैं जो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, इसको बहुत सामान्य भाषा में बोला जाए तो। वैसे मध्य प्रदेश में इसको अतिथि विद्वान के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रक्रिया चलती रही। अब 2010 में क्या होता है कि सिस्टम जो है ऑनलाइन हो जाता है। सिस्टम ऑनलाइन के होने की वजह से एडी की जो अपनी एक महत्व था, इसमें एडी का जो अपना की भूमिका थी समाप्त हो जाती है। पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। सेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि एक जगह से ऑनलाइन नोटिफिकेशन भोपाल के उच्च शिक्षा मंत्रालय से जारी होती थी कि इस विश्वविद्यालय में, कॉलेज में इतने विषय के इतने शिक्षक की सीट खाली है, आप लोग चाहे तो आप विज्ञापन के आधार पे इसमें आ सकते हैं। फिर ये शिक्षक जो है अपनी उस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सबमिट करते थे। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट भी इनको ऑनलाइन अटैच होता था। ऑनलाइन अटैचमेंट के बाद उच्च शिक्षा मंत्रालय एक लिस्ट जारी करता था मेरिट के आधार पे कि आप लोग चयनित हैं, और फिर वही उच्च शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे एक और लिस्ट जारी होती थी जिसमें बताया जाता था कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। फिर ये लोग अपनी चॉइस फिलिंग करते थे। चॉइस फिलिंग करने के फिर बाद ये लोग जाते थे कॉलेज में। फिर अब कॉलेज में नहीं होता था, अब जो है वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज पे होता था, किसी प्राइवेट कॉलेज पे नहीं होता था। फिर वही शपथ ले लिया जाता था कि आप और कहीं नहीं पढ़ा सकते। फिर शपथ लेके उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको एक तरह से कह दिया गया कि आप जो है बस सिस्टम के ही आसपास घूमिए, आप सिस्टम को ही पढ़ाइए, सारे विकल्प आपके बंद हैं, सिस्टम के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। फिर ये लोग हायर होकर जाते थे, 1 साल पढ़ाते थे। तो ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। लेकिन 2016 में ये लोग कोर्ट गए, जबलपुर हाई कोर्ट मूव किया, वहां पर इन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल किया और अपने रेगुलरिटी को, अपने जो है नियमितीकरण को लेकर इन्होंने मांग उठाई। लेकिन कोर्ट ने इनको रेगुलर नहीं किया, लेकिन इनको कंटिन्यूटी दे दी कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। जो शिक्षक जहां पर ऑलरेडी पढ़ा रहा है, अगर मान लीजिए फिजिक्स का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कोई गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक फैकल्टी पढ़ा रहा है, तो उसको निकाला नहीं जाएगा किसी दूसरे फिजिक्स के शिक्षक के बदले, वो वहीं पढ़ाता रहेगा। यानी कि उसको जो है एक तरह की कंटिन्यूटी दे दी गई, लेकिन रेगुलर नहीं हुआ। जब उस विश्वविद्यालय में माफ कीजिएगा, उस महाविद्यालय में परमानेंट टीचर फिजिक्स का आ जाएगा, तो उसे फिर वहीं चला जाना पड़ेगा जहां से वो वाला टीचर आया है, जहां पर कोई पद रिक्त हुआ है। तो मान लीजिए कि 2 यूनिवर्सिटी या 2 कॉलेज हैं जहां पर फिजिक्स के 2 टीचर हैं, और दोनों में से दोनों जो है प्राइवेट के रूप में एक तरह से कह सकते हैं कि अतिथि विद्वान के तौर पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब तक वहां पर कोई रेगुलर टीचर नहीं आ रहा, तब तक वहां पर परमानेंटली पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई परमानेंट टीचर आ जाएगा, उनको फिर कहीं और भेज दिया जाएगा इसी प्रक्रिया के तहत पढ़ाने के लिए। इसको आप मोटा मोटी समझ लीजिए। तो ये प्रक्रियाएं चलती रही। 2016 में कोर्ट ने इनको कंटिन्यूटी तो दी, लेकिन रेगुलरिटी नहीं दी। लेकिन इनकी मांग 2003 से, जब से इसको दिग्विजय सिंह ने अतिथि विद्वान का नाम दिया है, तब से 2003 से इनकी मांग रेगुलरिटी को लेकर चल रही है कि हमको रेगुलर किया जाए। हर साल ये धरना प्रदर्शन करते हैं, दर्जनों बार इन पे लाठियां चार्ज हुई हैं, पुलिस ने मारा है, जेल गए हैं, मुख्यमंत्री आवास में इनको पीटा गया है, और आज इनको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए सरकार ने, सिस्टम ने छोड़ दिया है। आज की स्थिति ये है। ये कई सालों से इनकी मांग चली आ रही है। लेकिन इस बार जब 2018 के चुनाव हो रहे थे पिछली बार, तो कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में क्या लिखा है कि 17.22, यानी कि इनके पास जो वचन पत्र था उसमें पॉइंट नंबर 17.22 के तहत इनको ये लिखा गया है कि रोस्टर के आधार पर आप सभी को नियमित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अतिथि विद्वान है उनको किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम बना दिया गया। लेकिन अब इनको ना तो फॉल इन आउट भी नहीं किया गया है, इन लोगों को पूरी तरह से फॉल इन आउट प्रक्रिया से भी वंचित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिस पीएससी को अभी तक कांग्रेस
पार्टी सत्ता में आने से पहले जो है कमलनाथ अलग मौके पर, जीतू पटवारी अलग मौके पर, दिग्विजय सिंह जी अलग मौके पर, जिस पूरे पीएससी प्रोसेस को इन्होंने व्यापम 2 का नाम दिया था, जो सरकार में आने के बाद भी बयान दे रहे थे कि हम इनको नियमित करेंगे और पीएससी वालों को होल्ड करेंगे, उसकी जांच कराएंगे, अचानक 24 घंटे 48 घंटे के भीतर इनका जो काया पलट कैसे हो गया और कैसे उन पे इतना विश्वास हो गया और अपने पहले से उन शिक्षकों को जो पहले से पढ़ा रहे होते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिनको आपने वादा किया था, कैसे मोह भंग हुआ अचानक, वो कैसे एक जगह मोह जाके शिफ्ट हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अगर उसमें से कोई शिक्षक उठ के कह रहा है कि 80% लोग बाहर के हैं और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको क्यों ना सही माना जाए। अगर सही है तो सरकार क्यों नहीं जांच करा रही है, और अगर सरकार जांच नहीं करा रही तो उनको नियमित क्यों नहीं कर रही है। अगर नियमित नहीं कर रही तो वादा क्यों किया था, अगर वादा भी किया था नियमित भी नहीं कर सकते तो बात करने क्यों नहीं आ रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उठ रहे हैं। एक साथ एक झटके में 5,500 लोगों को और 2,800 से लेकर 3,000 लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल देना, इस दौर में जब कांग्रेस सेंटर में बैठ करके दिल्ली में राजनीति कर रही हो बेरोजगारी के नाम पे, ये कितना उचित है और कितना न्याय संगत है। और बात मैं मंत्री जी को साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नौकरी की या उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नहीं है। ये बात है किसी व्यक्ति विशेष को या किसी एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को, उसके राइट टू सर्वाइवल को छीनना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है कि जो आदमी पहले सिस्टम में काम कर रहा था, सिस्टम ने अपने अनुसार उनसे काम कराया और सिस्टम ने उनको बाध्य किया कि आप और कुछ नहीं कर सकते हो। सिस्टम ने अपनी प्रक्रिया के तहत उनको सिस्टम में लाया और बाद में सिस्टम ये नहीं कह सकता कि हमारी प्रक्रिया गलत थी, आप बाहर जाओ। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है ना, राइट टू सर्वाइवल का हनन है। ये भारत के संविधान के सोल को मारा जा रहा है और ये गांधी की राजनीति करने वाली पार्टी ऐसा कर रही है, उसकी सत्ता ऐसा कर रही है। ये बात समझ से परे है कि लोग इसको क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा कि संविधान के नाम पर आप लड़ाई लड़ रहे हो सीएए के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर, और यहाँ पर संविधान मारा जा रहा है। संविधान का कोई स्केल होता है कि इस स्केल पे संविधान मारा जाएगा तब हम बोलेंगे, इस स्केल में मारा जाएगा तब नहीं बोलेंगे। संविधान तो संविधान है ना। आप कैसे किसी के राइट टू सर्वाइवल को छीन सकते हो। इसमें क्यों जबलपुर हाई कोर्ट नहीं बोल रहा है, क्यों कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोल रहा है, सेशन कोर्ट क्यों नहीं बोल रहा है, कोई भी इस तरह का जो हमेशा न्यायपालिका हस्तक्षेप करती क्यों नहीं कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, शिक्षा मंत्री से इनको कोई उम्मीद नहीं है, विपक्ष राजनीति कर रहा है लेकिन इनके पास नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के समय में भी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, शिवराज सिंह चौहान कहाँ गायब है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न, यानी कि ना तो आपको सिस्टम पूछने वाला है, ना तो आपको विपक्ष पूछने वाला है, ना तो आपको मीडिया पूछने वाला है, ना तो आपको प्रशासन पूछने वाला है, ना तो आपको सत्ता के लोग पूछने वाले हैं। पूछने वाला कौन है? सिस्टम का मतलब ही क्या रह गया? कोई नहीं बात करने आ रहा है, मजाक बना के रखा गया सिस्टम को। ये स्थिति है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत इनको निकाला गया और जिस नियम को इनको गलत बताया गया, मैं आपको 2-3 डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं, उस पर देखिए। इसी मध्य प्रदेश में तमाम अलग अलग सरकारों ने, कांग्रेस के समय भी, बीजेपी के समय भी, ऐसे शिक्षकों को एक आपातकालीन स्थिति में या जो है किसी और परिस्थिति में रेगुलर किया गया है, जो इसी प्रक्रिया के तहत पहले से कॉलेज में पढ़ा रहे थे और जिनके पास किसी तरह की कोई मानक नहीं थी, यूजीसी के गाइडलाइन पे फिट नहीं बैठ रहे थे, उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके पास नहीं है, वो कुछ नहीं क्वालिफाई है, लेकिन रेगुलर किया गया। और इसी प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। 2003 में, 2005 में, 2007 में नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये इसी सरकार, इसी प्रदेश में हुआ और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सरकारों में अलग अलग समय पे किया गया। अचानक इनको आप बाहर कर रहे हैं। जिस आधार पे आपने कभी रेगुलर किया है उसी आधार पे को आधार बना के इनको अयोग्य ठहरा के बाहर कर देना, यह न्याय संगत नहीं है और इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख रहे थे द लोक नीति, इसी तरह के तमाम कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें। हम इस मामले को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। ये मामला हम तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक इससे कुछ सरकार आकर के बात ना करे, अपनी बात ना रखे, क्योंकि सरकार का पक्ष मुझे नहीं पता। धन्यवाद।